नमस्कार मित्रों, हम इस वीडियो में हिंदी उपभाषाओं तथा बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अपभ्रंश को ग्राम भाषा किस विद्वान ने कहा है? मैं प्रत्येक प्रश्न का केवल आपको सही ऑप्शन बताऊंगा, जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाणभट्ट तथा आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। प्रश्न नंबर 2, आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को अभिरादी भाषा नाम दिया है। प्रश्न नंबर 3, अपभ्रंश को लय नय भाषा किसने कहा है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपभ्रंश को लय नय भाषा कहने वाले विद्वान हैं किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न नंबर 4, मार्कंडे ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मार्कंडे ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं उनको आप समझिए। नागर, उपनागर तथा विराचर। प्रश्न नंबर 4, नमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं। उन तीनों भेदों को आप समझिए। उपनागर, आभीर तथा ग्राम्य। प्रश्न नंबर 5, अपभ्रंश की जेठी बेटी किस बोली को कहा जाता है? जेठी का मतलब होता है बड़ी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थानी बोली को अपभ्रंश की जेठी बेटी या बड़ी बेटी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, सिंधी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विराचन अपभ्रंश से सिंधी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 7, असमिया भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असमिया भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप देखिए। बिहारी, बंगाली, उड़िया भाषाओं की उत्पत्ति भी मागधी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न नंबर 8, लहंदा और पंजाबी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लहंदा और पंजाबी भाषा की उत्पत्ति पैसाची अपभ्रंश से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी एवं गुजराती, इन तीनों की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न नंबर 10, अपभ्रंश के ही उत्तरकालीन या परवर्ती रूप को क्या नाम दिया गया? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपभ्रंश के उत्तरकालीन या परवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 11, अपभ्रंश के अंतिम रूप को पुरानी हिंदी किस विद्वान ने कहा है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन एवं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के अंतिम रूप को पुरानी हिंदी कहा है। प्रश्न नंबर 12, विद्यापति ने अपने किस ग्रंथ की रचना अवहट भाषा में की है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट भाषा में की है। प्रश्न नंबर 13, अवहट भाषा की किस साहित्य में प्रधानता रही है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाथ साहित्य एवं सिद्ध साहित्य, इन दोनों में अवहट भाषा की प्रधानता रही है। प्रश्न नंबर 14, किस भाषा में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य हिंदी प्रदेश राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। हिंदी का मुख्य क्षेत्र, हिंदी पश्चिम से लेकर अर्थात अंबाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक, उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसके अंतर्गत हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य आते हैं। इन्हें कै वर्ग में रखा गया है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केरल क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। अन्य भाषा उपक्षेत्र अर्थात ख वर्ग के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, शिलोंग, मुंबई तथा अहमदाबाद आदि भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं। इन सभी तथ्यों को आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 17, भारत के बाहर निम्नलिखित में से कहां हिंदी बोली जाती है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मॉरिशस, फिजी, उज्बेकिस्तान, इन तीनों देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। भारतेतर, भारतेतर का मतलब होता है भारत से बाहर, अर्थात ग वर्ग में भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी भाषी काफी बड़ी संख्या में है, जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनियाड, नेपाल आदि। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा पर, अफ्रीका में गुयाना, अमेरिका के बड़े नगर न्यूयॉर्क, हांगकांग, मलेशिया तथा सिंगापुर आदि है। इन सभी तथ्यों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, आकारांतता की खड़ी पाई के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ा, यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कथन है किशोरीदास वाजपेयी का। प्रश्न नंबर 19, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। प्रश्न नंबर 20, खड़ी बोली को मानक या परिनिष्ठित बोली किस विद्वान ने कहा है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को मानक या परिनिष्ठित बोली कहा है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। खड़ी बोली को स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित या टकसाली भी कहा जाता है। कुछ लोग साहित्यक हिंदी, उच्च हिंदी आदि नाम भी देते हैं। इसके अतिरिक्त ठेठ हिंदी, शुद्ध हिंदी भी कह दिया जाता है। खड़ी बोली मूल रूप से रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला, दिल्ली, पटियाला आदि के पूर्वी भागों में बोली जाती है। खड़ी बोली से संबंधित इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, खड़ी बोली को गवारू बोली किस विद्वान ने कहा है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गवारू बोली कहा है। प्रश्न नंबर 22, समस्त भारत में संपर्क भाषा का माध्यम कौन सी बोली है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समस्त भारत में संपर्क भाषा का माध्यम खड़ी बोली है। प्रश्न नंबर 23, समूचे ज्ञान विज्ञान, काव्यशास्त्र, शिक्षा प्रशासन, व्यवसाय प्रौद्योगिकी आदि का माध्यम कौन सी बोली है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 24, खड़ी बोली को रेखता किसने कहा है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुसलमानों ने खड़ी बोली को रेखता कहा है। प्रश्न नंबर 25, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके लेखों में देखने को मिलता है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लल्लूलाल एवं सदल मिश्र के लेखों में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैथिली बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। खड़ी बोली तथा हरियाणवी बोली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भोजपुरी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मालवी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? इस प्रश्न का ऑप्शन ई सही हो जाएगा। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी ये चारों बोलियां राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ई इसमें हमारा सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 30, कोरवी बोली को खड़ी बोली नाम कब प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमने इस वीडियो में हिंदी उपभाषा तथा उसकी बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। हम साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से क्रमानुसार पढ़ रहे हैं। तो इससे अगली वीडियो में हम सूफी काव्य धारा के उदय एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट सभी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।